किस्त नंबर 3। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। खबरदार, जो अपने मेरे बेटे को हाथ भी लगाया पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और हर जगह बेकर दूंगी। किस तरह हम पर जुल्म करते हो, दिन रात शराब पीकर हंगामा करते हो। जुबैर मेरी ये धमकी सुनकर डर गए। मैंने फहद को उठाया और उसको लेकर फहद के कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दिन के बाद से तुम्हारे बाप और मेरे बीच और भी नफरत हो गई थी, लेकिन मेरी दीदा दिलेरी के आगे अब वो कोई एक्शन लेने से बाज रहे। आखिर इस सब में उनकी खुद की बदनामी थी। मैं और फहद फिर अक्सर ही ये हवस का खेल खेलने लगे, जो कि वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गया। उम्मी की ये बात सुनकर मुझे सख्त गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। उम्मी फिर जैसे तैसे करके साल डेढ़ के अंदर तुम्हारे बाप पर जोर डालकर जुनैरा की शादी भी कर दी गई। आलिया को मेरे और फहद के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, जो कि तुम्हारे बाबा जुबैर ने बताया था, और इस बात से कोई हैरानी भी नहीं थी। और होती भी कैसे, वो खुद बुरी थी। शादी के बाद भी जब भी घर आती अपने बाप के बिस्तर में जरूर जाती। तुम्हारे बाप की हालत पहले जैसी नहीं रही थी, इसलिए वो विगिरा खाने लगा। अब तुम सोचोगे कि विगिरा क्या होता है। वो मर्दाना ताकत की गोलियां होती हैं। इसका वक्ती तौर पर फायदा जरूर होता है, लेकिन वो सीधा हार्ट यानी दिल पर असर करती है और गुर्दे खत्म कर देती है। तुम्हारे बाप के साथ भी ऐसा ही हुआ। आलिया का घर करीब कराची में ही है, तो जब भी वो आती तुम्हारा बाप विगिरा खाकर इस पर चढ़ जाता। तुम्हारे बाप की हालत रोज बरोज बिगड़ती जा रही थी। वो विगिरा खाने से बाज नहीं आता था। चुनांचे इसी तरह करते करते इसे हार्ट अटैक हुआ और वो इस फानी दुनिया को खैर बात कह गया। उम्मी ये बातें करके चुप हो गई। मेरा दिमाग ऐसा लग रहा था जैसे खाली हो चुका है, जैसे कुछ समझ ना आ रहा हो। दिमाग पर कफिल लग गए हों। अपने मरे हुए बाप पर भी सख्त गुस्सा आने लगा। अपने सामने बैठी ये रुदात सुनाती अपनी इस माँ पर भी गुस्सा आने लगा। मेरे पीछे मेरे घर में मेरे सगे रिश्तों में ये रंग रलियां और मैं उन सब से अनजान। आखिर क्यों? उम्मी मेरी हालत को समझते हुए बोली, राफे बेटा, मुझे उम्मीद है तुम ये बात किसी को नहीं कहोगे। हमारे इस रिश्ते के बारे में सिर्फ आलिया जानती है। तुम्हारी बाकी की बहनें अनजान हैं, उनको कभी मत बताना। और रिश्ते जैसे भी हों जबरदस्ती निभाने पड़ते हैं। खून के घूंट पी पी कर मुझे पता है बेटा, तुम्हें ये सब सुनकर अब भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये सब बातें जो मैंने की हैं इस पर ठंडे दिमाग से सोचना, उसके पीछे की वजूहात के बारे में सोचना। अब मैं चलती हूँ। उम्मी कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चली गई और मैं बेड पर रज़ाई लेकर फिर से लेट गया और दिमाग पर जोर नहीं दिया और सो गया। दिमाग को जो बात बुरी लगे वही सबसे ज्यादा सोचता है। मेरी आँख शाम को खिली तो सुबह का वाकया मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था। मेरी जुबान की सोचों को उम्मी की बातों ने घेर लिया था। मेरे दिल और दिमाग के लिए ये यकीन करना खासा मुश्किल था कि मेरे घर में ही मेरी पीठ पीछे इतने धड़ल्ले से ये काम होता रहा और मुझे पता भी नहीं था। मुझे सच में उम्मी, फहद भाई, आलिया बाजी और अपने मेरे हुए बाप जुबैर से कराहत और नफरत होने लगी। उम्मी मुझे समझा बुझाकर कमरे से तो चली गई थी, लेकिन ये बात इतनी सादा नहीं थी कि मैं सब कुछ भूल कर उम्मी की बातों को अपना लो और उन तमाम हवस के गंदे खेलों को कबूल कर लो। मेरे दिमाग में बहुत सारी सोचें गर्दिश करने लगी। बचपन के होने वाले वाकयात, वो बचपन की उम्मी और अबू के दरमियान होने वाली तलखियां, लड़ाइयां। अब मुझे कुछ कुछ चीजें समझ आने लगी कि वो क्यों होता था। मैं अपने खानदान के इस बुरे कामों पर इस कदर शर्मसार था कि मैंने सोचा घर से दूर भाग जाऊं और घर वालों को ही मार डालूं। आखिर किस मुंह से दोस्तों यारों का सामना करूंगा। लेकिन अगले ही लम्हे दिमाग ने चिपट लगाई कि बाहर किसको मालूम के घर में क्या हो रहा है। लेकिन फिर भी है तो ये बदनामी वाली बात थी। अगर किसी को पता लग गया तो नहीं, मैं किसी को भी पता नहीं लगने दूंगा। मैं अपने ज़हन मैं उठने वाले सवालात से लड़ रहा था। घड़ी पर टाइम देखा तो 4 बजे थे। इतने में उम्मी कमरे में आई और मुस्कुराते हुए बोली, उठ गया मेरा चांद, ये लो चाय। उम्मी ने चाय टेबल पर रखी, लेकिन मैं उम्मी के इस रवैये पर इस कदर हैरान और परेशान था और बैक वक्त अंदर से गुस्से में भी था कि इस माँ को देखो, कोई शर्म एहसास ही नहीं है, तो मुझसे इस तरह नॉर्मल अंदाज में बातें कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सब कुछ बहुत आम सी बात है और इस तरह हर दूसरे घर में होता हो। जैसे मैं सोचों में गुम था कि उम्मी ने सर पर हाथ फेरा और बोला, कहाँ गुम हो चंदा? मैंने उम्मी की तरफ नजरें उठाकर देखा तो उनकी अदाओं को देखकर मैं सकते में आ गया। उम्मी अपना निचला वाला होंठ अपने दांतों में दबाकर मुझे देख रही थी कि अचानक मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर उनके चेहरे से नीचे पर चली गई, जहां बड़ी बड़ी उठान मुझे दावत नजारा दे रही थी। औरत की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है। उम्मी ने एकदम से खानिसा इखो इखो मैं हड़बड़ा कर नजरें इधर कर ली। उम्मी तो नजरें कहाँ हैं मेरे चंदा जी की। मैंने उम्मी का ये रुमानवी रवैया देखकर नजरें उठाकर उनको गुस्से से देखा और कहा, शर्म तो आ ही नहीं रही ना? आपको कोई शर्मिंदगी ही नहीं? इतना सब पता चलने के बाद तो इंसान डूब मरता है, कम से कम सामने नहीं आता। लेकिन अब बेशर्मोहे की तरह इधर बैठी मुझे ये क्या किया बोल
रही हैं। उम्मी एकदम से मेरे मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर संजीदा हो गईं और मेरी तरफ हसरत भरी निगाहों से देखते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे उम्मी पर अभी भी सख्त गुस्सा था। मेरा पारसा दिमाग इस चीज को, इस गंदे रिश्ते को कबूल करने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं हो रहा था। और होता भी कैसे ये चीजें, घर में तो क्या मुआशरे में भी किसी तौर पर कबूलियत का दर्जा नहीं रखती। मुझे लग रहा था मेरा दिमाग दर्द से फट जाएगा। मैं उठा, बाथरूम में घुसा और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल गया। बाहर जाकर बाइक निकाली और दूर गुलशन इकबाल चाय के होटल में बैठा चाय पीकर आगे होने वाले लम्हात के बारे में सोचने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो भी हो, रहना तो मुझे घर में ही था, इस गंदे घर में। फिर मुझे अपनी बहनों माहम और जरीन का ख्याल आया। उन बिचारियों को छोड़कर कैसे जाऊं। पीठ पीछे उम्मी और फहद ने कुछ गलत कर दिया उनके साथ तो फिर इसी सोच के तहत मैं कुछ सोचते बाइक निकाल कर दोबारा घर की तरफ लूट पड़ा। रात को कमरे में पढ़ने लगा, लेकिन अब दिमाग किताबों से भी गायब हो चुका था। उन्हीं दिनों कंप्यूटर पर सीरीज वगैरह फिल्में लगाकर कभी कभार देखना शुरू की थी। मेरे कमरे में अलग कंप्यूटर था, फहद के कमरे में अलग। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सीडी लगाकर मूवी देखने लगा। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया था और दिमाग इतना बच्चा भी नहीं था कि किसी बारे में मालूम ही ना हो ये किस चिड़िया का नाम है, ये भी पता ना हो। दोस्तों यारों में रहकर आदमी इस तरह की ओटपिटंग वाली बातें सीख ही जाता, और लड़कियों से तो अक्सर लड़के जिम भी उस्तुवार कर लेते हैं। लेकिन ये सोचते सोचते जैसे ही मुझे उम्मी और फहद के गंदे ताल्लुकात, बाजी आलिया और अबू के गंदे ताल्लुकात का ख्याल ज़हन में आता, मुझ पर सख्त लर्जा तारी हो जाता। मेरा वजूद अंदर से हल कर रह जाता। दिन तेजी से गुजरते गए। उम्मी और फहद अक्सर रात को ये हवस का गंदा खेल खेला करते और दुनिया वो माफिया से बेखबर अपनी इस गंदी ख्वाहिश की तकमील में मगन रहते। मैंने अब दोनों से बातचीत करना तकरीबन छोड़ दिया था। एक दिन की बात है कि पता चला आलिया बाजी आ रही हैं ससुराल से। आलिया बाजी का सुनकर पहले मुझे खुशी होती थी, लेकिन इस बार उनके आने की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। मेरे बहनोई ज़िगम आलिया बाजी को छोड़कर वापस चले गए। बाजी शायद 1-2 दिन रहने के लिए आई थी। मैंने भी बस वाजिबी सा सलाम किया बाजी को। बाजी मेरे इस रवैये पर थोड़ा हैरान भी हुई। बाजी के 3 बच्चे थे, फरियाल उम्र 4 साल, एक एक्सपीरिमेंटिंग फरवा उम्र 3 साल और 1 साल का छोटा बेटा वकास था। रात को जब हम सोए मैंने जासूसी करने का प्लान बनाया। आलिया बाजी और उनके बच्चे तो नीचे होने चाहिए थे, लेकिन गंदगी के ढेरों का किया भरोसा। जब रिश्ता गंदा हो जाए फिर कोई माँ बहन नहीं देखी जाती। मुझे लग रहा था आलिया बाजी के भी जरूर फहद भाई से जिस्मानी ताल्लुकात होंगे। मैंने अपने कमरे के बाहर से निकलकर चूर कदमों से साथ वाले कमरे में कान लगाकर आवाजें सुनी। मुझे 2 से ज्यादा लोगों के मौजूद होने का एहसास हुआ। मैं बस जाना चाहता था क्या वाकई आलिया बाजी भी अंदर हैं या नहीं। मेरा दिमाग फिर से घूमने लगा और मैंने दरवाज़ा जोर जोर से बजाना शुरू किया। मैंने तकरीबन कोई 8 बार दरवाज़ा बजाया। दरवाजे की आवाज़ सुनकर अंदर उन सबको सांप सूंघ गया और आवाज़ें भी बंद। दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर 4 में।